अगर आप जाएं किसी भी अस्पताल में तो लगता है कि जी हम किसी जलसागाह में आ गए हैं, या कोई इस तरह का यहाँ पे कोई मॉब है या कोई शादी हॉल है, क्या है, जहाँ इतने सारे मरीज एक साथ जमा होते हैं। और उसमें दोनों नुकसान रहते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर भी इकोनॉमिकल बर्डन आता है, और जो मरीज बीमार पड़ता है उसकी जेब पे भी बोझ पड़ता है कि वो अपने दवाएं ले या टेस्ट कराए। तो इस लिहाज से जो है ये एक बड़ा एक मिथ है कि इसको हम सही कर सकेंगे किसी तरह से। और फिर इंटरनेशनली भी जो है वो हमारी रेपुटेशन खराब होती है। लेट्स से अगर हम जैसे अभी पोलियो हमारा यहाँ पे एरेडिकेट नहीं हुआ, जब हम मुख्तलिफ कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं तो वो कहते हैं आप वैक्सीनेट होकर आइए। इसी तरह से मुख्तलिफ बीमारियां हैं जिनको हमें वैक्सीनेट करके तो पहले चेक करते हैं, तो उसके बाद हमें एंट्री देते हैं। तो ये इंटरनेशनली भी एक रेपुटेशन जो है कंट्री की खराब होती है कि अगर इस तरह की डिजीज यहाँ पे प्रिवेल कर रही हैं तो। Furthermore, the inadequate policies can erode public trust in health authorities, making it challenges to implement future health interventions effectively. अगर गवर्नमेंट जो है वो इस तरह से जो है पब्लिक पॉलिसी नहीं बना पाती तो लोगों का जो ट्रस्ट है वो भी खत्म हो जाता है। अगर आप पाकिस्तान में देखें तो जो थोड़ा सा भी अफोर्डेबल है वो कभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाना पसंद नहीं करते। वो हमेशा प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, वहाँ पे जाके जो है वो ज्यादा खर्चा उनको करना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट का जो सिस्टम है हेल्थ का वो इतना स्टैब्लिश अभी नहीं है, और लोगों का ट्रस्ट उस पर डेवलप नहीं हो सका है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, आप इसमें हम ये देख सकते हैं कि हाउ वी कैन जस्ट लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज, हाउ दे व्हाट दे आर डूइंग ऑन दैट। पाकिस्तान कैन लर्न फ्रॉम other countries when it comes to preventing the health malpractice problems। क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम देखें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में मेल प्रैक्टिस हर जगह मौजूद है। तो हम ये समझते हैं कि जब हम ट्रैवल करते हैं दुनिया में, हम देखते हैं कि वहाँ की हेल्थ पॉलिसीज किस तरह से हैं और हाउ वी कैन जस्ट कम्बैट ऑन दैट। तो पाकिस्तान कैन लर्न several vulnerable lessons from other countries, and firstly establishing a strong regulatory framework that holds healthcare providers accountable in crucial। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा ये होता है कि हमारे यहाँ रूल्स रेगुलेशन तो बने हुए हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि हमारे यहाँ पर जो रेगुलेटरी सिस्टम है फ्रेमवर्क वो अभी इतना इस्टेब्लिश नहीं है। हमारे यहाँ रेगुलेटरी अथॉरिटीज तो हैं मुख्तलिफ सूबों में, जगहों पे, शहरों में, लेकिन वो इतनी फाल नहीं है कि वो जाके उनको पकड़ सकें और जो मेल प्रैक्टिस करते हैं या क्वैकरी करते हैं और उनको किसी सजा का मुस्तहक में करार दिया जा सके। उनको पकड़ तो लेते हैं लेकिन उनकी बेल भी हो जाती है, फिर वो इसके पीछे बहुत सारी जो है अवामिल हैं। मैं यहाँ इस फोरम पर नहीं बताना चाहता क्योंकि दायवा तो सबको पता है कि जब कोई किसी को पकड़ा जाता है तो किस तरह से छूट जाता है, या तो अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है या फिर जो है वो और दूसरे जो मीन्स होते हैं उनको इस्तेमाल करके वो छूट जाते हैं तो दोबारा प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। तो ये जो रेगुलेटरी सिस्टम फ्रेमवर्क है इसको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जो और दूसरे कंट्रीज ने किया है। Countries with a low malpractice rates often have a stringent licensing and accreditation process that ensures medical practitioners adhere to high standards of care। ये भी इसी तरह से गो कि हमारे मुल्क में जो भी डॉक्टर आता है, एक क्वालिफाइड डॉक्टर है, उसको एक पीएमडीसी हमारा एक इदारा है जो उसको लाइसेंस देता है टू प्रैक्टिस। और इसी तरह से फिर उसकी साल टू साल जब भी वो प्रैक्टिस होती है उसको एक्रेडिट करते हैं कि जी ये इस काबिल है कि प्रैक्टिस कर सकें। इस तरह बाहर कंट्री में बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, लेकिन हमारी कंट्री में थोड़ा सा ये जो तरीक़ेकार है बहुत ही थोड़ा सा लूज कह लूँ मैं इसको, लो कह लूँ, उसको आप कुछ भी कह सकते हैं। और यही वजह है कि जो मेल प्रैक्टिस होती है वो इसी वजह से होती है कि एक डॉक्टर जो है क्वालिफाइड डॉक्टर की जगह एक क्वैक या एक कंपाउंडर वो उसी जगह बैठा हुआ होता है और लाइसेंस वो उसका इस्तेमाल कर रहा होता है या नाम उसका इस्तेमाल कर रहा होता है, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। कि अगर एक डॉक्टर को आपने लाइसेंस दिया है प्रैक्टिस का तो जो हमारे हेल्थ के इदारे हैं वो जाके चेक करेंगे क्या डॉक्टर वही बैठा हुआ है या उसकी जगह कोई रिप्लेसमेंट में कोई और कोई क्वैक बैठा हुआ है या जो मैल प्रैक्टिस कर रहा है। Additionally, creating a culture of transparency and continuous education can empower the healthcare workers to prioritize patient safety। सबसे ज्यादा अगर ये सिस्टम हम एक ट्रांसपेरेंट रखें कि कोई भी किसी की सोर्स इस्तेमाल ना हो, या अगर कोई अप्रोच करता है हायर अथॉरिटीज को तो वहीं पे उसको कट डाउन किया जाए और उसको ये बात बताई जाए कि जी ये क्योंकि एक पेशेंट सेफ्टी का इशू है, एक हेल्थ का इशू है, एक लाइफ का इशू है, तो हम आपको इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दे सकते। तो जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी
हम इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। Implementing the system for reporting and addressing malpractice or ethical violation without fear of punishment can promote accountability and improve overall care standards. जब मुझे ये खौफ ही नहीं होगा कि जी मुझे, मैं अगर पकड़ा जाऊंगा तो मुझे सजा होगी या मैं अकाउंटेबल होऊंगा या मुझे पनिशमेंट दी जाएगी, तो मैं जो मर्जी करता फिरूं और उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो अगर हम किसी भी माशरे में इस तरह के मेल प्रैक्टिस जो करते हैं उनको अकाउंटेबल करें, उनको हम पकड़ें, उनको पनिशमेंट दें, और एक जो हम कहते हैं कि जी हम दूसरों के लिए एक इसको प्रेसिडेंट सेट करें और इसको हम निशान इबरत बनाएं, तो बाकी लोग खुद ब खुद जो है डर जाएंगे। लेकिन हमारे माशरे में इस तरह का अमल नहीं हो पाता। लोग पकड़े जाते हैं पर फौरन ओवरनाइट छूट भी जाते हैं और फिर उनके जो है दोबारा से वही प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। तो ये जो अमल है इसको थोड़ा सा हमें जो है वो तवज्जो देने की जरूरत है, जो अदर कंट्रीज में बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। अगर हम दूसरे कंट्रीज में देखें, जो एडवांस कंट्रीज हैं वो भी और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो भी दोनों। हम लेवल अंडर डेवलपमेंट में आते हैं, अभी हमें बहुत सारी चीजें करनी है, लेकिन डेवलप कंट्रीज में जो है ये इस तरह की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। इसी वजह से वहाँ पे ये मैल प्रैक्टिस बदलनी है। अब इन सबका सोल्यूशन क्या है, हम किस तरह से इसको जो है वो हल कर सकते हैं? सोल्यूशन आइडियाज वुड बी इम्प्लीमेंटेड टू रिड्यूस द मैल प्रैक्टिसेस इन आवर हेल्थ केयर सिस्टम। एक चीज है, बुराई है या जो भी है, उसको हम किस तरह से सही कर सकते हैं? इसका क्या सोल्यूशन है, क्या आइडियाज हो सकते हैं? Creating an inadequate agency focused on the monitoring healthcare quality and ethical practices would be a significant step forward. इसमें अगर हम इस तरह की एजेंसीज को या जो एथिकल प्रैक्टिस के लोग हैं उनको हम इन्वॉल्व करें और हम बताएं कि जी ये एक ह्यूमन लाइफ का इश्यू होता है, तो अगर आप कोई इसमें मैल प्रैक्टिस कर रहे हैं या क्वेकरी कर रहे हैं तो उससे बचा जा सके। चाहे वो एथिकल ग्राउंड पे हम उनको इस चीज़ में अपनी तरफ लेकर आए और उनको समझाएं, या हम उनकी जो है वो हेल्थ केयर क्वालिटी सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें। दूसरे इसमें कि दिस एजेंसी could establish and enforce ethical standards, other continuous education for the healthcare professionals, and investigate compliant systematically. होता क्या है कि जब हम इस तरह के सिस्टम में जाते हैं तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो एथिकल स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर पाते। ना ही हम अपने जो हेल्थ एजुकेशन में होती है, एक दफ़ा डॉक्टर बन गए उसके बाद जो है वो हम जो हमारी एनफोर्स एजेंसीज हैं वो उनसे इंटरेक्शन नहीं कर पाते। फिर जब वो या अपने लाइसेंस को रिन्यू कराने जाते हैं तब वो उनको उनसे एनकाउंटर में आते हैं, वो 5 साल के बाद आ रहे हैं। तो इसके बीच में जितने क्वैक्स होते हैं उनका तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होता नहीं, और वो उन डॉक्टर्स के लाइसेंस के ऊपर जो है अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो हमें दोनों तरह से इस पर काम करना पड़ेगा। एक तो ये कि हमें उनकी कंटिन्यूस एजुकेशन के हवाले से बात करनी होगी, उनकी एथिक्स के हवाले से भी बात करनी होगी कि ये आप काम कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं, गलत है, तो बराए मेहरबानी आप इसके लिए छोड़ दें। Moreover, the introduction of anonymous reporting mechanism for both patients and healthcare staff can help in identifying issues related to the malpractice and misconduct without putting anyone at risk. इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो इसकी बात की जो है जरूरत है कि जो भी मैल प्रैक्टिस कर रहा है या जो मिसकंडक्ट इस तरह से हो रहा है उसको जाके एड्रेस किया जाए। उनको हम सबसे पहले जो है एक सिस्टम डेवलप करें जिसमें पेशेंट अगर देखता है कि कोई यहाँ क्वैकर बैठा हुआ है या इसकी मैल प्रैक्टिस हो रही है तो वो हेल्थ अथॉरिटीज को फौरन जो है इत्तला करें। इस तरह के हमारा सिस्टम 115 का सिस्टम बनाया हुआ है। गाड़ी चोरी हो जाती है या कोई और आपको प्रॉब्लम होती है तो आप फौरन जो है वो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं या पुलिस को कॉल करते हैं। इसी तरह का एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए कि अगर कोई मरीज हमारे इधर शहरों में तो इस तरह से नहीं होता, लेकिन कंट्री साइड में, गाँव में, देहातों में इस तरह के बहुत सारे लोग बैठे हैं जो क्वेकरी कर रहे हैं और मैल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वहाँ पे अगर उनका पता चलाया जा सके और जो वहाँ के लोग रहायशी हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इदारों को फौरन इससे आगाही दें कि हमारे इस इलाके में एक साहब ऐसे भी नए आए हैं या पुराने हैं, पहले उनके जो है वालिद साहब डॉक्टर थे वो बैठते थे, अब वालिद साहब का इंतकाल हो गया या हो गया तो उनका ट्रांसफर हो गया, तो अब उनका बेटा जो नॉन क्वालिफाइड है वो प्रैक्टिस कर रहा है या उनका कजन प्रैक्टिस कर रहा है या उनका भाई प्रैक्टिस कर रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें वो फौरन हमें बतानी चाहिए। Yes, a country with the excellent doctors and poor ethics ever the consider ethical advancement or the ethical strength part of the real progress. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंट्री में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, एक बड़े बड़े काबिल डॉक्टर भी मौजूद हैं, ठीक है। और लेकिन हर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो डॉक्टर्स हैं मेरे अपने हम प्रोफेशन में,
वो भी जो है वो उनकी पूरे एथिक्स हैं, और वो भी मेल प्रैक्टिस पे कभी कभार जो है वो राग़िब हो जाते हैं। तो ये एक कंटिन्यूस अमल है जिसको हमें करना होगा, ठीक है। Ethical strength is absolutely essential to true medical advancement. A country may have highly skilled doctors, but it may operate in any environment lacking the ethical standards. एक कोई भी कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट अगर आप किसी को देते हैं, लेकिन वहां पे अगर लोग जो है उनके एथिक्स अच्छे नहीं, तो डेफिनेटली वो पूरा माहौल खराब हो जाता है। इसी तरह से हमारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, स्किल डॉक्टर्स हैं, लेकिन अगर वो मेल प्रैक्टिस शुरू कर दें, लेट्स से अगर किसी भी गायनेकोलॉजी में बात करता हूँ, एक फीमेल आती है, अगर वो नॉर्मल लेबर उसका डिलीवर हो सकता है, तो जबरदस्ती वो उसको जो है वो सर्जरी की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह से अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको एक एंटीबायोटिक की जरूरत है तो उसको दो दो तीन तीन एंटीबायोटिक लिख देते हैं। एक मल्टीवाइटामिन की जरूरत है तो चार चार मल्टीवाइटामिन लिख देते हैं। तो ये सब मेल प्रैक्टिसेस हैं जिसको हमें रोकना चाहिए। इसमें डॉक्टर्स की स्किल्स तो अपनी जगह मौजूद है, वो तो हम उसको चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन उसकी जो एथिक्स है उसको हमें थोड़ा सा एड्रेस करना होगा कि वो इस तरह की ना प्रैक्टिस ना करें, ठीक है। अगर किसी को जो है आईवी इन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती उसको जो है वो ड्रिप लगा रहे हैं या इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो ये मेल प्रैक्टिस के शामिल हो जाता है, उसके जुमरे में आ जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि एक स्किल डॉक्टर्स को थोड़ा सा हमें ये बताना पड़ेगा कि आपके जो है वो एथिक्स क्या है, और मेडिकल एथिक्स के मुताबिक आप काम करें। A real progress in medicine is not solely about the technical powers. It encompasses a commitment to patient welfare, ethical treatment, and adequate and access to the care. Therefore, both the competencies and ethics must go hand to hand for a healthcare system to be generally advanced and trustworthy. जैसे मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि ये दोनों चीजें साथ साथ मिलकर चल सकती हैं, कि आपके पास स्किल तो है, लेकिन अगर आपके पास जो है वो एथिक्स नहीं है, तो आप वो सारी काम करेंगे जो नॉन एथिकल होते हैं, ठीक है ना। चाहे वो ट्रीटमेंट के हवाले से हो, चाहे वो पेशेंट की एक्सेस केयर के हवाले से हो, चाहे वो उसकी वेलफेयर के हवाले से हो, तो हर हर जगह आप जो है वो नॉन एथिक्स काम करना शुरू कर देते हैं, तो पेशेंट जो है इसमें सफर करता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, चाहे वो क्वेकरी है, चाहे वो वेल प्रैक्टिस है, कि हमें इसको डिस्करेज करना चाहिए। अगर एक स्किल डॉक्टर बैठा हुआ है उसको भी करना चाहिए, और अगर एक नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर जो मुख्तलिफ जगहों में बैठे हुए हैं, उनको तो डेफिनेटली हमें रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक उनको कर्व करना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, उनको करार वाकई सजा देनी चाहिए। मेरे ख्याल में नेक्स्ट प्लीज आपको मेरी प्रेजेंटेशन तकरीबन मुकम्मल हो गई है इसमें, अगर आप किसी और को लेना चाहें तो ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। Thank you so much, Dr. Aftab, for such an insightful presentation. We deeply appreciate your time and your clarity on the subject. Now, we now move into our first round of questions, a chance to explore how each of our panelists views the relationship between national security, ethical leadership, and institutional strength in their respective fields. I request the speakers to kindly turn on their cameras. सर, इंटरनल मैल प्रैक्टिस चाहे वो हेल्थ सिक्योरिटी या एडमिनिस्ट्रेशन में हो, वो किस तरह से एक मुल्क या कौम की ताकत को नुकसान पहुंचाती है, चाहे उसके बॉर्डर्स बिल्कुल महफूज ही क्यों ना हो। Yes, thank you very much. Or as Dr. Saab explained, it is very important. I will just be sharing my experiences, that how it changed over the period of decades. The concept of national security has changed as from armies on the borders to a distance warfare concept came. From a distance warfare, then the digital warfare came, and then we reached every home. सो जब ये कॉन्सेप्ट आ गया, अब अवर एवरी चाइल्ड इज वर्नेबल फॉर एन अटैक। तो जब इन एनवायरनमेंट में हो तो वी हैव टू री इमेजिन आवर डिफेंस ऑल्सो। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा कल्चर है इन एजुकेशन सिस्टम एंड आवर कल्चर एट होम इज नॉट रेगुलरली इक्विप्ड टू डिफेंड इट्स पीपल। तो क्योंकि वो कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक बिलीफ्स आर आउटडेटेड, जिसकी वजह से every time our children are vulnerable to quackery and fraud at different levels, because the enemy has intruded, the predator has intruded to each home. सो जब भी ये अब होगा
So even a person like us is cheated normally and occasionally at some place of time, because quackery is so widespread.